हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग आज देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है ना, उसके रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में देखे कि यदि अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि हमारा जो हजामत है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इससे हम लोग बड़े बड़ा देख सकते हैं कि कहीं कुछ छूटा है कि नहीं, अच्छे से हम लोग देख पाएंगे। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। एक दूसरे देखते हैं कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च और या फिर हो गया वाहन का जो गाड़ी वगैरह होते हैं उनके हेडलाइट्स में हो गया, या फिर सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सेटिंग किया रहता है। जैसे कि फोकस पर हम लोग क्या करते हैं कि फोकस पर उस वस्तु को रखते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत को रख देते हैं। और अगर प्रकाश स्रोत जो है अवतल दर्पण के फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनता है। इसका मतलब हमें दूर तक देखने में सहायता हो सकती है, तो इसीलिए दूर तक उसका प्रकाश जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण के रूप में। तीसरा है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं दूसरे जगह से जो लाइट आ रही है वो अवतल दर्पण पे पड़ेगी और फिर पड़ने के बाद रोगी के नाक कान में जाती है, तो वहाँ पे क्या करती है कि वो केंद्रित कर देती है। सारे जितने भी प्रकाश आ रहे हैं सबको एक जगह केंद्रित कर देती है, जिससे डॉक्टर को आसानी होता है देखने में और इससे वो इलाज कर पाते हैं, इसलिए वो उसका उपयोग करते हैं। चौथा होता है सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे प्रकाश के जो सारे प्रकाश होते हैं उसको केंद्रित कर देता है। जैसे सूर्य से जो निकलती है वो किरणें वो समानांतर होती हैं। जब समानांतर होती हैं तो वो फोकस पे आके क्या होती हैं, एक जगह आके मिलती हैं। जब समानांतर आएंगी, मुख्य उसके समानांतर किरणें आएंगी तो वो फोकस पे दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे जाएगी, और फोकस पे जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरे जितने भी प्रकाश है सबको फोकस पे यानी कि एक जगह केंद्रित कर देती है। इसलिए हम लोग सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह जो है उत्तल दर्पण जो है किसी भी प्रतिबिंब का, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हमारे मान लीजिए कि स्कूटर पर बैठो और पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, तो ट्रक इतना बड़ा है और हमारा मिरर इतना छोटा सा, उसमें ट्रक तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो उत्तल दर्पण यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ट्रक को भी वो छोटा करके दिखाता है। जिससे हमें पता चल जाएगा क्या कि पीछे ट्रक है, तो हम थोड़ा सा साइड ले लेंगे, इससे दुर्घटना होने से बच जाएगी। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग इसके गाड़ी वगैरह के साइड मिरर में करते हैं। दूसरा है स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, स्ट्रीट लाइट मतलब जो रोड लाइट लगे होते हैं उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, उसे ही निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब कोई भी वस्तु, कोई आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि हम लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं तो कोई दर्पण के आगे बन रहा है, कोई पीछे बन रहा है। ऐसे ऐसे कंडीशन पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब हमारे बन रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आगे बन रहा है और कौन सा पीछे बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक परिपाटी लेते हैं जिसे हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या क्या होते हैं। तो पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x डैश अक्ष माना जाता है।
दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, निर्देशांक का एक्स डैश अक्ष मानते हैं, जैसे हम लोग फिगर से दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है और इसको हम लोग एक्स डैश निर्देशांक का एक्स डैश मानते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, अर्थात ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। जो दूरी है, जितनी भी दूरी है, सबको हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। आइए फिगर में देखते हैं, जितनी भी दूरी होगी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो उसमें भी जितनी भी दूरी होती है वो कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से मापी जाती है। तो इसमें P मूल बिंदु है और यहाँ पे P जो है हमारा ध्रुव है, यानी कि ध्रुव को ही हम लोग मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं तथा इसके विपरीत ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है, आपतन जो भी आपतित किरण आती है वो इधर से ही आती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, यानी कि दाएं बाएं से दाएं जाती है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में यानी कि इधर जितनी भी, इधर ये इधर आ रही है ना, तो इधर जितनी भी दूरियां, इस दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी वो सब की सब क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और इसके विपरीत दिशा में क्या होंगे, ऋणात्मक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां यदि ऊपर हो तो धनात्मक तथा नीचे हो तो ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि इस तरफ से या फिर इस तरफ से, यदि ऊपर होगा तो वो धनात्मक होगा और नीचे होगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, यानी कि ये मूल बिंदु है और इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, यानी कि इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर जो है वो पॉजिटिव होगा। और यदि मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएंगे तो इधर क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। यदि हम लोग मूल बिंदु से या फिर मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे तो ऊपर कैसा होगा, धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और हम लोग इधर नीचे आएंगे तो कैसा होगा, हमारा निगेटिव होगा। नीचे आएंगे तो कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है बच्चों। अब आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कि कैपिटल R और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, ऋणात्मक। कैसे होती है ये फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हमें अवतल दर्पण बनाना है तो हम यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे एक गोलीय दर्पण और उसको हम लोग बाहर की तरफ से कलई कर देंगे, यानी कि उसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ रहेगा। जब उसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आप इधर से बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका केंद्र और यहाँ पे फोकस। तो जितनी भी दूरियां है वो दोनों तो इधर ही है, तो इस पॉइंट के दोनों क्या होंगे, इधर ही होंगे। तो क्या बनेगा हमारा, क्योंकि चूंकि ध्रुव हमारा यहाँ पे है तो हम दर्पण यहीं भी बना सकते हैं, ऐसे करके हम दर्पण बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ध्रुव है तो ध्रुव से वो दोनों, उसका फोकस भी और उसका वक्रता त्रिज्या भी, फोकस और वक्रता केंद्र दोनों इधर है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों इधर आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, क्योंकि मूल बिंदु से जो बाईं ओर दूरी जाती है वो दोनों ऋणात्मक होती है। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नोट, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f धनात्मक होती है। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हम यहाँ पे उत्तल दर्पण ध्रुव यहाँ पे आना चाहिए। यदि हम लोग ऐसे उत्तल दर्पण बनाना चाहेंगे तो हमें कलई किधर से करना होगा, इधर से, और आपतित किधर से होगा, इधर से। तो आपतित तो इधर से नहीं हो सकता है, आपतित किरण हमेशा इधर ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे वक्रता केंद्र मान के यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे, जिसका मध्य बिंदु यहाँ पे यानी कि ध्रुव के पास आएगा और कलई किधर से होगा, इधर से कलई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से आपतित किरण आएगा तो इधर फोकस पे गुजरेगा, तो फोकस आपका यहीं पे होगा और वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो फोकस दूरी ये हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या
ये हो जाएगी। तो दोनों तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी है, तो दोनों दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो आप लोग को एक बात, इतना बात याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं हम लोग किसी गोलीय दर्पण के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला वस्तु दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल u द्वारा सूचित किया जाता है। आइए फिगर से समझते हैं P से O की दूरी को। जो P से O की दूरी है, ये O हमारा क्या है, वस्तु है। O ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे O से हमने ऑब्जेक्ट सूचित किया है, तो O हमारा क्या है, वस्तु है। तो ध्रुव से ही दूरी, सारी दूरी किससे नापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी, वस्तु से चूंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये वस्तु दूरी कहलाएगी, और इसको हम लोग स्मॉल u द्वारा सूचित करते हैं। ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी वही बात, ध्रुव से मेजर करेंगे हम लोग कहाँ की, वस्तु की दूरी। तो वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, u होती है, यानी कि वस्तु दूरी होती है। ठीक है। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस। ध्रुव P से प्रतिबिंब I की दूरी PI को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे V द्वारा निरूपित करते हैं। ध्रुव P से, देखिए सारी दूरी ध्रुव से ही मापेंगे, तो ध्रुव P से I की दूरी, I यहाँ पे क्या है, इमेज है। जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही बनता है। आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे बन रहा है I पे, और यहाँ पे है ध्रुव। तो ध्रुव से इमेज की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, आप ये कह सकते हो कि प्रतिबिंब से जो ध्रुव की दूरी होती है वो प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। यानी कि PI यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, जिसे हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं। इस फिगर में भी देख लीजिए कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इमेज से लेके ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ध्रुव P से फोकस F की दूरी यानी कि PF को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। आइए फिगर में ही हम लोग समझेंगे। ध्रुव P से जो फोकस की दूरी होती है यानी कि F से जो P की दूरी होती है यानी कि PF को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं कि चौथा टॉपिक है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव P से दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C की दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए फिगर से समझते हैं। ध्रुव P से वक्रता केंद्र, ये है हमारा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं, इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जैसे हम लोग कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है यानी कि ये कैपिटल R, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए हम को फिर से एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जितनी भी दूरियां मेजर करेंगे हम लोग P से ही मेजर करेंगे, और इसमें टोटल 4 दूरी पाई जाती हैं। तो देखिए कहाँ कौन कौन सी वो होती हैं। सबसे पहले ध्रुव से हम लोग मेजर करेंगे, जो आएगा पहले हम लोग उसको मेजर करें। तो ध्रुव से यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव है, ये फोकस है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये इमेज यानी कि सॉरी ये वस्तु यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है। तो ध्रुव से हम लोग फोकस के, तो जिससे भी हम लोग दूरी मेजर करेंगे, मतलब जहाँ से हम लोग चाहेंगे कि दूरी हमें पता चले,
वहीं से हमारी दूरी हो जाएंगी, मतलब वहीं दूरी हो जाएगी। चलिए देखिए, जैसे कि ये फोकस है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी। ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये वस्तु है, तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी हो जाएगी। इसमें तो याद करने वाला है नहीं कुछ, समझ में आ रही है। यानी फोकस, अब आप लोगों को ये याद करना है कि उससे सूचित कैसे, किस चीज़ से सूचित उसको किया जाता है। तो ये देखते हैं कि फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि स्मॉल एफ से हम लोग उसको सूचित करते हैं और उसको फोकस दूरी कहते हैं, इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है एफ द्वारा सूचित करते हैं फोकस दूरी को। और इमेज यानी कि वस्तु से, प्रतिबिंब से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को भी द्वारा सूचित करते हैं। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि वस्तु दूरी को यू द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी मतलब टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।